हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम लोग एक्सरसाइज कवर करने वाले होंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 आव्यू मैट्रिक्स। यहाँ से भी दोस्तों पेपर में जो क्वेश्चन है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जो है किस प्रकार से दिया जाता है और है क्या इंट्रोडक्शन में, ऐसी कौन सी चीजें इंट्रोडक्शन में है जिसके द्वारा इसको आव्यू बोला जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आव्यूह किसे कहते हैं, मतलब मैट्रिक्स क्या चीज है, किसे बोला जाता है कि इट इज ए मैट्रिक्स। तो दोस्तों सबसे सिंपल सी बात है कि बोला जाता है कि फलनों या अवयवों का जो क्रम विन्यास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों कि सिंपल सी बात, यहां पे हम लिखेंगे आव्यूह। ध्यान से समझिए, आव्यूह लिखा जाता है कि संख्याओं और फलनों का क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फलनों का आयताकार, ऐसे लिख लीजिए, फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। देखिएगा दोस्तों एकदम ध्यान से, एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे फिर एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कह रहा है कि संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आव्यूह है क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आयताकार क्रम विन्यास का मतलब ये होता है कि हम एक चीज बनाएंगे जो आयत की जैसी होगी बट वो चारों तरफ से कवर नहीं होगी। क्रम विन्यास का मतलब होगा इसमें नंबर को क्रम से हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, है ना। तो आइए देखिए कैसे क्रम से व्यवस्थित करते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम। एक सेकेंड, हम आपको एक चीज पहले बता देते हैं कि अगर अंक इस तरीके से रखे हुए हैं, ऐसे अगर अंक इस तरीके से रखे हुए हैं तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं पंक्ति। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रो। रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग आर से। मतलब ये हो गया R1, दूसरा वाला R2 और तीसरा वाला R3। मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो संख्याएं क्षैतिज रूप में होंगी उनको हम लोग बोलेंगे पंक्ति। बट अगर चीजें हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, देखिएगा, या हम इसको अलग यहां पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं अलग से, इस तरीके से संख्याएं हो तो इसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे स्तंभ। इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो ये वाला हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर क्रम विन्यास या आयताकार क्रम विन्यास में जो हमारे पास नंबर होंगे, जो हमारे पास संख्याएं होंगी, जो हमारे पास वर्ड होंगे, अगर वो क्षैतिज में रखे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति, और अगर वो ऊर्ध्वाधर रखे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे स्तंभ। सिंपल सी बात है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इतना समझ लें कि पंक्ति किसे कहेंगे, स्तंभ किसे कहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि और क्या चीजें इसमें सीखने वाली है, क्योंकि एक रिवीजन है, बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे तो ये जो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। काम की चीजें हमको पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि इसके बाद हमारे पास क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आव्यूह को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां हमने लिख दिया A इक्वल, अब इसमें हम कोई संख्या रखते हैं, कोई नंबर रखते हैं, जैसे A11, मतलब बताएंगे दोस्तों, घबराइएगा मत, A11 का मतलब बताएंगे, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिएगा दोस्तों एकदम प्यार से। तो इसमें हम अगर पूछेंगे आपसे कितने रो हैं, तो इसमें जो हमारे पास रो हैं
मतलब पंक्ति वो टोटल 3 है। कौन कौन सी? R1, R2, R3। अगर पूछेंगे दोस्तों स्तंभ इसमें हमारे पास कितने? स्तंभ मतलब कॉलम, तो इसमें हम कहेंगे सर वो भी 3 है। और 3 कैसे है? C1, C2, C3, है ना दोस्तों। ये पूरी लाइन हमारे पास पंक्ति हो गई, दूसरी लाइन भी पंक्ति हो गई, तीसरी लाइन भी पंक्ति हो गई, और ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ये हमारे पास स्तंभ हो गए। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। अगर हम इसकी कोटि की बात करते हैं, कोटि जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर, कि सर इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो ध्यान से समझ लीजिए। जो आव्यूह की कोटि होती है सिंपल सी भाषा में, रो गुणे कॉलम होता है। मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। मतलब पंक्ति हमारे पास कितनी है? 3 है। स्तंभ कितने है? वो भी हमारे पास 3 है। तो ये इसकी क्या होगी? कोटि होगी 3 गुणे 3। सिंपल सी बात है। और कोटि के द्वारा हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कुल अवयवों की संख्या क्या है। तो कुल अवयवों की संख्या अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यहां से भी निकाल सकते हैं 3 तरीके 9। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया कि कोटि क्या होता है, कुल अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो कोटि 3 गुणे 3 है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि इसको दर्शाया जाता है m गुणे n से। तो दोस्तों m हमारे पास हो जाएगा जो रो, और n जो हो जाएगा दोस्तों कॉलम। सिंपल सी बात है, एकदम प्यार से। m हो जाएगा रो और n हो जाएगा कॉलम। तो इतनी बातों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर ये क्या चीज है, इसके बारे में बताइए, ये है क्या। तो देखिएगा एकदम ध्यान से। पहले देखिए कौन से पोजीशन पे है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है दोस्तों, A11, A11। अब A11 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। A11 तो पहला जो वन है उसका मतलब हो गया रो, दूसरा वन है जो उसका मतलब हो गया कॉलम। मतलब पहले वन का मतलब हो गया पंक्ति और दूसरे का मतलब हो गया स्तंभ। मतलब इस अवयव की स्थिति क्या है, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में A11 रखा हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों A12, वन का मतलब हो गया हमारे पास रो, और 2 का मतलब हो गया दोस्तों कॉलम। मतलब कि A12 का मतलब पहले रो और दूसरे स्तंभ में अवयव रखा गया है। पहले रो और दूसरे कॉलम में इस अवयव को रखा गया। आगे भी बढ़ते हैं, यहां पे बता देते हैं आप लोगों को A13। दोस्तों A13 क्या है? A13 का मतलब ये हो गया कि हमारे पास फर्स्ट रो है, पहला रो, और तीसरा कॉलम है। ये जहां पे अवयव रखा गया है वो पहला रो है और तीसरा कॉलम। आप भी देख लीजिए ना, पहला रो, ये पूरा पहला रो है और तीसरा कॉलम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति आपको बताएगा कि अवयव कहां पे रखा हुआ है, अवयव कौन सी जगह रखा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। कैसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। यहां पे देख लीजिए कि अगर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं B इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमने लिख दिया सपोज दैट। अब आपसे पूछते हैं कि इस 6 जो है इसकी स्थिति क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। तो आप कहेंगे सर जो 6 हमारे पास वो तीसरे रो, देखिए 1 2 3, तीसरा रो, ये तीसरा रो है। और सर 1 2 दूसरे कॉलम में, सर तीसरे रो और दूसरे कॉलम में, मतलब इसकी स्थिति सर तीसरा रो और दूसरा कॉलम है ना। मतलब ये अवयव जहां पे रखा हुआ है, इस अवयव की स्थिति है A32, तीसरा रो दूसरा कॉलम बराबर 6। सिंपल सी बात दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि कोटि कैसे निकालना, अवयव की संख्या कैसे पता करना है, और अवयव जो रहेंगे उसकी स्थिति कैसे पता करनी है। इस अवयव को हम लोग एक चीज और बताते हैं, जो ये अवयव है, अवयव, इसको दोस्तों प्रविष्ट भी बोलते हैं। प्रविष्ट, अवयव की भाषा में अवयव को हम क्या बोलते हैं? प्रविष्ट। तो अब हम इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें क्या है, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और हम लोगों को आव्यूह जो है उसके बारे में क्या सीखना है दोस्तों। तो आव्यूह में हम लोगों ने कोटि पढ़ लिया,
उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। हमने स्तंभ जान लिया, कॉलम जान लिया। अब हम देखते हैं अवयवों के प्रकार, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली कंडीशन में बताया जाता स्तंभ अवयव। क्या है दोस्तों? स्तंभ अवयव। सवाल यह है कि सर स्तंभ अवयव क्या है? तो यहां देखेंगे ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ अवयव। सिंपल सी बात, देखिएगा 1 2 3, इसमें सिर्फ एक स्तंभ है। रो कितनी है? 3। अगर इसके कोटि की बात किया जाए दोस्तों तो 3 गुणे 1 होगा। हमने बताया था R गुणे C, मतलब 3 गुणे 1 क्या होगा? इसकी कोटि होगी। अवयव 3 इसमें है और स्तंभ कितने हैं दोस्तों? एक स्तंभ है, देख लीजिए। अब दूसरी अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, ध्यान से देखिएगा पंक्ति अवयव में क्या है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसमें एक स्तंभ है, इसमें एक पंक्ति है। तो यहां पे लिख सकते हैं बी इक्वल, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल 1 2 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे तो सिर्फ एक पंक्ति हमारे पास है, स्तंभ अब 3 हो गए। अगर इसकी कोटि की बात किया जाए तो यहां पे हो जाएगा 1 गुणे 3, पहले रो फिर कॉलम। जो रो 1 है, कॉलम 1 2 3। दोस्तों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये हमारे पास हो गया कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं। बहुत प्यार से सिंपल भाषा में कि आप बस अगर पेपर में पूछ दिया जाए तो तुरंत आप देख के समझ जाएंगे कि इसमें से स्तंभ अवयव क्या है और पंक्ति अवयव क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं हमारे पास वर्ग अवयव क्या है। सिंपल सी बात है, वर्ग अवयव जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, इसमें लिखा जाता है ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो। क्या हो दोस्तों? दोनों बराबर हो। मतलब सिंपल सी बात है, m इक्वल n या ये फॉर्म, या r इक्वल c या ये फॉर्म होना चाहिए। ये रो है, ये कॉलम है, यहाँ पे रो और यहाँ पे कॉलम, इस तरीके से लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा 2 गुणे 2 3 4। अब देखिए इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2 रो है और 2 कॉलम, 1 2 रो हो गया, 1 2 कॉलम हो गया। इसकी कोटि की बात करेंगे तो 2 गुणे 2, ऐसे ही बना सकते हैं। डी देखिएगा 1 2 3 7 -2 1 -1 -2 -3। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है दोस्तों। तो यहां पे हो जाएगा 3 क्रॉस 3, इसकी कोटि जो होगी 3 क्रॉस 3 हो जाएगी। सिंपल सी भाषा में एकदम आसान तरीके से, है ना दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 क्या हो? तो टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या निकल जाता है कभी कभी मुझसे क्वेश्चन। तो अब इसके बाद हम लोग को देखना है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? तो यहां पे देखते हैं विकर्ण अवयव, जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण अवयव में सिंपल सी बात है सर, देखिएगा कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव छोड़कर सभी अवयव क्या हो दोस्तों? शून्य हो।
विकर्ण के अवयव छोड़कर सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। जैसे हम देख लीजिए E इक्वल विकर्ण, देखो विकर्ण हमारे पास आयत हो या वर्ग हो, विकर्ण ऐसे होता है। तो इसमें जब भी आप कोशिश करिएगा या तो ऐसे बनाइएगा या तो ऐसे, दोनों एक साथ नहीं। जैसे 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, -3 लिख दिया। अब यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0 और यहां पर 0। देख रहे होंगे विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी शून्य होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, बस पेपर की तैयारी हमारी बेस्ट तरीके से हो जाए। तो उसके बाद हम लोग को दोस्तों देखना है अदिश अवयव, फिफ्थ अदिश अवयव। और अदिश अवयव को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान तथा सभी अवयव तथा विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। देखिएगा दोस्तों, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो, और विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को। जैसे मान लीजिए कि 2, 2 और 2, बाकी सब शून्य कर दीजिए। देख रहे हैं विकर्ण के अवयव क्या है, समान है, और इसको छोड़ के सभी अवयव जो हमारे पास है वो सब क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अदिश। अगर यहीं पे 3 हो जाता तो इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव, है ना, क्या कहेंगे, विकर्ण। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है हम देखेंगे तत्समक अवयव किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, तत्समक, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में परिभाषा वैसी, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। देखिएगा, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हो, एक हो, और विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होने चाहिए दोस्तों, शून्य होने चाहिए। सिंपल सी बात है। एक का मतलब समान और एक में अंतर है। ध्यान से देखिएगा कि बताना क्या चाहते हैं दोस्तों, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से। 1 1 1, 0 0 0 0 0 और 0, दिस इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्तों ये हमारे पास तत्समक अवयव है। कौन सा अवयव, तत्समक। अगर विकर्ण एक है तो तत्समक बोलेंगे, अगर विकर्ण एक के अलावा कुछ है और समान है तो उसको हम लोग अदिश बोलेंगे। अगर विकर्ण समान नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण अवयव। सिंपल सी बात है, कितना प्यार से आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें। आइए अब हम लोग 7वां देखते हैं, शून्य अवयव किसे कहते हैं, शून्य अवयव। शून्य अवयव सिंपल सी बात है, ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो। ऐसा भी दोस्तों जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य अवयव बोलेंगे। सिंपल सी बात है। देखिएगा b इक्वल 0 0 0 0 0 0 हो गया शून्य अवयव। इसकी कोटि 3 गुणे 3 क्रॉस 3, इसकी कोटि 3 क्रॉस 3, इसकी कोटि बताइए। देखते हैं रो कितनी है, 1 2, कॉलम 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास शून्य अवयव। कोटि पर ज्यादा ध्यान दिए, कोटि से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पूछेगा कि दिए हुए अवयवों में इसकी कोटि क्या है। बहुत सिंपल से बता दीजिएगा, पहले रो को काउंट करिएगा, फिर कॉलम को, दोनों का क्रॉस लिख दीजिएगा, वही हमारा हो जाएगा क्या, कोटि। बहुत आराम से।
कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर हम है तो दोस्तों फिर क्या गम है, आपका हमारा साथ मिलकर हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। बस पढ़ते रहिए और पास नहीं होना है दोस्तों, टॉपर बनना है। चीजें नहीं समझ में आ रही कमेंट करिए, सर इस चीज को आप दोबारा बताइए, दोबारा बताएंगे। अपने लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं यार। टीचर जब इतनी बार चीजों को पढ़ा सकता है तो बच्चे रिवाइज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारे पास शून्य सदिश। इसके बाद समानता है सदिश का, एक हम क्वेश्चन में देख लेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? एक्सरसाइज, और बहुत प्यार से करने वाले, बहुत आराम से। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। देखिएगा ये 3.1 में क्या है, एकदम आराम से दोस्तों। तो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि a इक्वल टू 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 उसके बाद 12 √3 1 माइनस 5 और 17। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए हमने बोला ना कि कोटि पूछता है अक्सर, लिखा है कि आव्यूह की कोटि। तो इसके कोटि की जब हम लोग बात करेंगे तो पहले रो फिर उसके बाद कॉलम। रो क्या है? 1 2 3। कॉलम क्या है? 1 2 3 4। तो इसकी कोटि होगी 3×4। सिंपल सी बात है। दूसरा दूसरा हमसे पूछा है दोस्तों अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या काउंट भी कर सकते हैं, गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 3 चौक को 12 मतलब 12 अवयव है। तीसरा दोस्तों बहुत प्यार से आराम से, अब देखिए पूछा है हमसे A13 क्या है, A21 क्या है, A33 क्या है, इसमें A24 क्या है, उसके बाद A23 क्या है। देखिएगा दोस्तों ये हमसे पूछा है, तो हमने बताया था कि ये क्या डिनोट करता है? पोजीशन, अवयव का स्थिति बताएगा कि वो क्या चीज है। पहले जो लिखा रहता है वो रो को बताता है, और दूसरे जो उसके बाद लिखा रहता है वो कॉलम को बताता है। पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम पहले रो में देखेंगे और तीसरे कॉलम में देखेंगे, तो जहां पर कटेगा वही अवयव होगा। तो पहला रो ए है, तीसरा कॉलम ए है, तो मतलब ये हो गया 19। दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहले कॉलम की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हो गया दूसरा रो और ये हो गया पहला कॉलम। तो दूसरा रो और पहला कॉलम कहां कटा? 35 पे, तो ये आंसर हो गया हमारे पास 35। तीसरा रो और तीसरा कॉलम, दोस्तों ये तीसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है, ये हो गया तीसरा रो और ये हो गया तीसरा कॉलम। कहां कटा दोस्तों? देखिएगा -5 पे, दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो यह दूसरा रो और चौथा कॉलम यहां पे कट रहा है ना, दूसरा रो और चौथा कॉलम यहां पे कट रहा है, तो 12 हो गया दोस्तों। बहुत प्यार से, अब ऐसे काटिएगा मत, तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो हमारे पास यही है और दोस्तों तीसरा कॉलम हमारे पास ये है, तो इसकी बात करेंगे 5/2। कितना प्यार से और कितना अच्छी तरीके से आगे, ऐसे काटिएगा मत, को तो समझाने के लिए हमने कर दिया कि ये चीजें ऐसे हो जाए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे दोस्तों 2, क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या कोटि होंगी? तो यहां पे लिखेंगे संभव कोटि, लिखेंगे 24 अवयवों की संभव कोटियां। तो जब 24 अवयवों की संभव कोटियां करने का मतलब है कि सर कैसे करेंगे उसको, देखिए 24 का गुणनखंड कीजिए, इसके 2 गुणनखंड कीजिए, कि ऐसा 2 नंबर लीजिए जिनका गुणा करने के बाद 24 आ जाए। सिंपल सी बात है। पहला नंबर 1 गुणे 24, दूसरा 6 गुणे 4, 6 चौको 24 हो जाएगा। 8 गुणे 3, 8 3 के 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या आएगा? 12 गुणे 2, 12 गुना 24 हो जाएगा।
2 गुणे 12 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 24 गुणे 1 भी कर लीजिए, 4 गुणे 6 भी कर लीजिए, 3 गुणे 8 भी कर लीजिए, 2 गुणे 12 भी कर लीजिए। सिंपल सी बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके संभव कोटियां आ गई। सिंपल सी बात है दोस्तों, इससे सिंपल कोई चीज नहीं। ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका आपस में गुणा करने के बाद 24 है। और कोई नंबर है तो बताइए, अगर हम भूल गए हो कि सर ये भी हो सकता है तो बताइए, हम इसको कर लेते हैं। और 13 अवयवों की संभव कोटियां पूछ रहा है, 13 अवयवों की संभव कोटियां। तो 13 अवयवों की संभव कोटियां क्या होंगी दोस्तों, देखिएगा सिंपल सी बात है। दो नंबर लीजिए, गुणा कीजिए, यही आना चाहिए। तो 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, काम खत्म। इसके आंसर मैच करा लेते हैं दोस्तों। 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, 3.1 का दूसरा, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देख लेते हैं। हमारा 2 2 4 8 आया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम सही है दोस्तों। और दूसरे का भी 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमसे वही चीज पूछ रहा है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होंगी, यदि इसमें 5 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होंगी। बच्चों 18 अवयव की संभव कोटियां बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका गुणा करने के बाद 18 है। पहले तो आप देखिए 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, फिर उसके बाद 6 गुणे 3, 3 गुणे 6, 9 गुणे 2, 2 गुणे 9। इसके बाद बताइए और कुछ है क्या, और कोई नंबर है जिनका गुणा करने के बाद 18 आ जाए। बस इसकी संभव कोटियां होगी। कह रहा है कि 5 अवयवों की संभव कोटियां बताइए। तो 5 अवयवों की सिंपल से 1 गुणे 5 और कामा करने के बाद दोस्तों 5 गुणे 1, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत प्यार से लग रहा है, बहुत सिंपल तरीके से है ही नहीं इसमें कुछ। पेपर में पूछता जरूर है कि इसकी कोटि क्या है, इसकी संभव कोटियां क्या है। एक क्वेश्चन तो मान के चलिए कि पेपर में आ ही जाना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हमसे कह रहा है कि 2 गुणे 2 अवयव ए इक्वल, यहां पे लिखा है ए इक्वल, घबराइएगा मत इसको देख के, आई जे। आई का मतलब हो गया रो और जे का मतलब हो गया कॉलम। कह रहा है कि पहला जो इसमें क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ए आई जे इक्वल 1, तो दोस्तों इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि हमसे कह रहा है कि 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाने के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखिएगा, एकदम सिंपल तरीके। सबसे पहला काम आपका क्या है, 2 गुणे 2 मतलब 2 दुना के 4, 4 अवयव इसमें टोटल आएंगे दोस्तों, 4 अवयव। तो यहां पे कैसे करेंगे देखिएगा, A11, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 + 1 और बाई 2, इसका हो गया दोस्तों स्क्वायर। 1 और 1 आप ऐड करेंगे तो 2/2, फिर इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 दुना के 4 बटे में 2, कटने के बाद दोस्तों आ जाएगा 2। पहले रो पहले कॉलम का पहला अवयव आ गया A12। तो यहां पे हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर बाई हो जाएगा दोस्तों 2। फिर उसके बाद 1 और 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। ये हो गया पहले रो और दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव A21। दोस्तों ध्यान से देखिएगा A21, तो लिखेंगे 2 + 1/2, इसका हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर और इक्वल 2 और 1 मिला के हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और फिर बाई 2। A22 कितना प्यार से आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए एकदम कैसे किया जा रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, आई की जगह लिखेंगे 2 प्लस फिर 2 और बाई हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर, 2 और 2 मिला के 4, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16/2, काटेंगे तो आएगा 8।
तो जिस अवयव की बात हो रही थी वो अवयव हमारे पास कुछ ये है कि 2, 9/2, 9/2 और 8। अब देखते हैं कि 2 गुणे 2 में हम इसको कैसे रखेंगे। A11 पहला अवयव 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8। तो ये रहे हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर। बहुत प्यार से बहुत आराम से आ रहे हैं। तो देखते हैं 3.1 में इसका आंसर सही है कि नहीं। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसको हम पूरा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर 1 से 2 बार अगर आप रिवाइज कर लिए इसको तो समझिए पेपर आपका बहुत बेहतर जाने वाला है। कोई भी समस्या नहीं आएगी उसमें, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आइए देखते हैं आगे दोस्तों, हम लोग एकदम प्यार से देखेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। दोस्तों इसमें हम आपको बता देते हैं फोर्थ का तीसरा। तो AIJ I+2J बाई 2 का स्क्वायर। A11 पहले निकालेंगे तो 1 + 2 × 1 का स्क्वायर और बाई 2। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। AI है, ये J है, 2 × 1 = 2 और 1 मिला के 3, 3 × 3 = 9/2। A12 पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 1 + 2 × 2 और बटे में 2 और इसका स्क्वायर। 2 दूना के 4, 4 1 5, 5 5 25 बटे में 2। आइए देखते हैं A21 A21। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम ध्यान से। पहले हमारे पास हो जाएगा 2, 2 × 1 बटे में फिर 2। इसका भी आएगा 2 × 1 = 2 और 2 मिला के हो जाएगा दोस्तों 4 और 4 चौको 16 बटे में 2 और काटिएगा इसको तो आ जाएगा 8। A22 2 + 2 × 2 और बाई में हो जाएगा दोस्तों 2, इसका स्क्वायर। 2 दूना के 4, 4 और 2 मिला के 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बटे में 2 कटेगा तो हो जाएगा 18। अब कुछ करना नहीं है, मतलब दोस्तों आई और जो जे है जो हमसे कह रहा है तो 2 × 2 मतलब 4 अवयव होने चाहिए। कोटि इसकी 2 × 2 है तो 2 × 2 की कोटि है, 2 कॉलम और 2 स्तंभ, या 2 हमारे पास रो होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, 2 पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं A = पहला 9/2, उसके बाद 25/2, उसके बाद 8 और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 18, है ना। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। आइए इसका हम लोग आंसर मिला लेते हैं। फोर्थ का तीसरा राइट है या रॉन्ग है। 3.1 देखते हैं। 3.1 बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले फिफ्थ का 1 और फिफ्थ का 2 आप लोग कर लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए एकदम ध्यान से, फिफ्थ का 1 सबसे पहले तो ये देखेंगे किस कोटि की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो कोटि हमसे कह रहा है 3 × 4 मतलब 12 अवयव होने चाहिए। चलिए ठीक है, 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि AIJ = 1/2 mod of -3I + J। उसके बाद देखिएगा दोस्तों एकदम ध्यान से, अब हमको 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए। तो कैसे करना है, सबसे पहले A11 निकालिए। तो 1/2 mod of -3 × 1 + 1 तो हो जाएगा दोस्तों 1/2। 3 × 3 -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा और 2 से 2 कटेगा दोस्तों, तो यहां बचेगा सिर्फ -1। बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, तो पहला हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा। बहुत प्यार से करना है, बहुत आराम से। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, -3 I की जगह इस बार फिर 1 रहेगा और J की जगह 2, तो 1/2 देखिएगा। -3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा और 1 को बाहर लेकर आएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1/2, है ना। यहाँ पे मान लीजिए -1 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1/2। A13
आई की जगह फिर 1 और जे की जगह बदल जाएगा 1/2, उसके बाद -3 और +3, ये तो हो गया 0 और यहाँ पे हो जाएगा एक, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 0। उसके बाद A14 कह रहा था कि 3 रो होना चाहिए 4 कॉलम, तो ये कॉलम को दर्शाना है 4 कॉलम, और पहले रो की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा 1/2 -3 1 + 4 1/2 -3 + 4 मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 बराबर 1/। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे यहां पे कर लेते हैं, देखिएगा A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1/2 -3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1। ध्यान से देखिएगा 1/2 -6 और +1 -5, और इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/2, है ना। आगे बढ़ते हैं A21 1/2 -3 × 2 + 1, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, यहाँ पे 1 रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एकदम ध्यान से, 3 दूना की 6 -6 और -6 में से, सॉरी यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 दोनों सेम हो गया, यहाँ पे 2 रहना चाहिए, है ना। तो वहां पे 2 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, एकदम प्यार से देखिए -6 में से अगर 2 को घटाएंगे तो -4 और -4 को बाहर निकालेंगे दोस्तों तो सिर्फ आएगा 4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2। A23 1/2, ध्यान से देखिए एकदम आराम से, -3 और 2 और +3, देखिएगा 1/2 3 दूना की 6 -6 में से 3 घटाएंगे तो दोस्तों 3 आएगा, और बाहर निकालेंगे तो 3 ही रहेगा, तो 3/2। आगे बढ़ते हैं A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, 1/2 यहां पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास -3 और गुणे में हो जाएगा दोस्तों 2, उसके बाद +4, ध्यान से एकदम ध्यान से, ये आई है ये जे है, 3 दूना की 6 -6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2 और 2 को काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1। इसके बाद A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तो हो जाएगा 1/2 -3 और 3 और +1, 3 3 के 9, 9 में से घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों -8, 8 को बाहर निकालेंगे तो आएगा सिर्फ 8 और काटिएगा तो आ जाएगा दोस्तों 4। A32 1/2 -3 3 + 2, तो 1/2 दोस्तों, और 3 3 के 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2। आगे बढ़ते हैं इधर A33 देखिएगा 1/2 -3, उसके बाद 3 लिखना है, उसके बाद फिर 3 लिखना है, 1/2 3 3 के 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, काटेंगे तो दोस्तों 3 आएगा, माइनस की कोई दिक्कत नहीं, बाहर आने के बाद वो प्लस हो जाएगा। A34 देखिएगा 1/2 -3 और फिर 3 और +4, 1/2 3 3 के 9, -9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 5 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5/2, तो तीसरा रो चौथा कॉलम भी हो गया। अब सिंपल तरीके से A इक्वल हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं, जो हमारे पास अवयव होता है उस तरीके से, सीरियल नंबर से चलना है, सीरियल नंबर से 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2। उसके बाद दोस्तों देखिएगा 5/2 2 3/2, उसके बाद 1, फिर 4 7/2 3 5/2। कितनी सिंपल तरीके से आ गया, 3 × 4 के क्रम का है, देखिए 3 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है, 1 2 3 4। इसके आंसर मैच करा देते हैं 3.1 पांचवें का पहला। दोस्तों पांचवें का पहला जो हमने किया है, इसी तरीके से एकदम सेम आप पांचवें का दूसरा भी करेंगे, है ना। तो राइट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, इसको हम मिटाते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्या करना है उसमें, है ना। और इसी तरीके से सेम आप पांचवें का दूसरा लगाइएगा, ये मत कहिएगा कि हमको आ रहा है हम नहीं लगाएंगे, ये सब बच्चों गलत चीजें हैं। आप लोग पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लगाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से, पहला क्वेश्चन
लिखा है 4x3 5, लिखा है YZ1 5। कह रहा है कि XYZ का मान निकालिए। तो लिखेंगे अवयवों का तुलना करने पर। क्या करने पर दोस्तों? अवयवों का तुलना करने पर। और जब हम लोग तुलना करेंगे यहां पर, तो पोजीशन देखेंगे, स्थिति कहां पर उसकी स्थिति बनी हुई है। मतलब इस वाले में, इधर वाले में वो कौन सी जगह है, उधर वाले में वो कौन सी जगह है। पहली पोजीशन पे 4 है, पहली पोजीशन पे y, इसलिए y बराबर 4 आंसर हो गया। यहां पर x, यहां पे 1, तो x बराबर 1। यहां पे z, यहां पर 3, तो z बराबर 3। दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अब सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल, तो सिंपल ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों x प्लस वाई 5 प्लस जेड, उसके बाद 2 और xy दिया हुआ है। उसके बाद दिया है दोस्तों 6 2 5 8। देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से। यहां पे लिखेंगे अवयवों का तुलना करने पर। अगर हम अवयवों का दोस्तों तुलना करते हैं तो यहां पे हमारे पास आएगा x प्लस वाई इक्वल 6, 5 प्लस जेड इक्वल आ जाएगा 5, और एक्स वाई इक्वल हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 8। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। आइए हल करते हैं इसको, बहुत प्यार से हल करेंगे। देखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में दिया हुआ है 5 प्लस जेड इक्वल 5, मतलब जेड इक्वल 5 माइनस 5 कैंसिल आउट, जेड इक्वल 0। सिंपल भाषा में। अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1 से, और जैसे समीकरण 1 से लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा दोस्तों 6, तो x इक्वल हो जाएगा 6 माइनस वाई। अब देखिए क्या करते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर दोस्तों x का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, समीकरण नंबर 3 है x y इक्वल 8, और y की जगह रखना है हमको 6 माइनस वाई। देखिएगा गुणा करेंगे, सॉरी x की जगह रखना है 6 माइनस वाई, तो यहां पे हमारे पास बच भी जाएगा क्या, y और इक्वल 8। जब गुणा करेंगे तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8 हो जाएगा। इस टर्म को उधर लेकर जाएगी, तो वाई स्क्वायर माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस 8 है ना। अगर यहाँ पे ब्रेक करना चाहेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। 4 दूना के 8 और 4 और 2 मिला के 6। आइए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। y कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 आएगा, और माइनस 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 आएगा। तो यहां पे दोस्तों हो जाएगा y माइनस 4, कॉमन करने के बाद y माइनस। देखने वाली बात यह है कि y के मान हमारे पास 2 आ रहे हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, y माइनस 4 इक्वल हम रखेंगे 0, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4, और y माइनस 2 बराबर रखेंगे 0 दोस्तों, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास ओनली 2। अब y के 2 मान आ गए, z का मान निकल गया, अब x का निकालना है। लिखेंगे चूंकि x इक्वल 6 माइनस वाई है, और जब y की जगह हम 4 रखेंगे तो x का मान दोस्तों हमारे पास 2 आएगा, मतलब 4 रखने पे 2 आ रहा है। लिखेंगे तथा। अब नेक्स्ट टाइम जब हम y की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा 4। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि x के मान y का मान 4 रखने पे x का 2 आ रहा है, y का मान 2 रखने पे x का मान 4 आ रहा है। इस तरीके से जो वैल्यू है 2 4 4 2 और उसके बाद z का मान हमारे पास 0, इस तरीके से इसके आंसर आए, बहुत सिंपल वे में। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा करने वाले हैं इसका क्वेश्चन। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 4 और समीकरण हमारे पास जो है 1, इसको लेके हम लोग हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 4 से। आइए देखते हैं। तो समीकरण हमारे पास एक जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 है, और जो ये समीकरण हमारे पास है वो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल -2।
तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसको हम इसको ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर इसको सपोज ऐड करते हैं, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 4 को ऐसे लिख दीजिए, 4 को जोड़ने पर अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो x और x हमारे पास 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा प्लस z और इक्वल 9 में से आप 2 घटाएंगे, ऐड करेंगे तो चिन्ह तो बदलता नहीं है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 5। अब कहेंगे सर इतना समीकरण बन रहा है, तो दोस्तों है ही क्या इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है। अब 5 और अगर आप 2 को हल करते हैं तो बहुत आसानी से हमारे पास क्या होगा, x का मान आएगा। लिखेंगे समीकरण 5 में से 2 को घटाने पर मान निकालना है, बस कैसे ही आ जाए। 2x प्लस जेड इक्वल 7 और 2 जो हमारे पास है x प्लस जेड इक्वल 5। दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, ये कट गया। 2x में से x घटाएंगे तो x आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। लीजिए x का मान आ गया, x का मान आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हमारे पास x का मान आया वैसे ही लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से लिखते ही x प्लस जेड इक्वल 5 दिया हुआ है और x का मान है हमारे पास 2, तो z इक्वल 5, तो z इक्वल हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 2 एंड z इक्वल हो जाएगा 3। सिंपल फॉर्म में एकदम सिंपल। z का भी मान आ गया। अब हमको लाना है y का मान, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। देखिए 3 से, 3 क्या है, y प्लस जेड इक्वल 7 है, तो z की जगह दोस्तों हम लोग रखेंगे प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 7, तो y इक्वल हो जाएगा दोस्तों 7 माइनस 3 और y इक्वल हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 7 से 3 घटाइएगा 4। तो बहुत आसानी से हमारे पास मान आ गया दोस्तों y, x और z का। मिला लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर सही है या गलत। 3.1 6 का तीसरा, x इक्वल 2 आया है, y इक्वल 4 आया है, z इक्वल हमारे पास 3 आया है। दिस इज ए राइट आंसर। दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए एकदम क्वेश्चन को प्यार से, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, बस मेन अगर कोई चीज है तो वो आप इस क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। जितना बेहतर आपकी प्रैक्टिस होंगे उतने बेहतर आपके परिणाम होंगे। जितना अच्छा आपने प्रैक्टिस किया होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा दोस्तों, परिणाम होगा। इस बात का ध्यान आप 100% दीजिएगा और हमेशा दीजिएगा दोस्तों। आइए तो हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा है हमारे पास कि a इक्वल aij m क्रॉस n है। कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है। क्या एक वर्ग आव्यूह है। तब हमसे कह रहा है कि इसमें कंडीशन, पहली कंडीशन m लेस देन n, दूसरी कंडीशन m ग्रेटर देन n, तीसरी कंडीशन m इक्वल n, और चौथी दिया है कोई नहीं। दोस्तों हम पहले ही बताए थे वर्ग आव्यूह में हमारे पास जो पंक्ति होता है और जो कॉलम होता है हमेशा इक्वल होते हैं। अगर याद होगा तो शुरू का ही अगर वीडियो देखेंगे तो 4 मिनट के बाद शुरू में ही, तो वहां पे हमने बताया था कि वर्ग आव्यूह में m बराबर n या r बराबर c होगा। तो दिस इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन छूट गया, देख लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर है 8 राइट, 7 छूट गया है। 7 देख लेते हैं। तो 7 हमारे पास है a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a प्लस सी, 3c प्लस बी इक्वल -1 0 5 13। अब दोस्तों इसमें हमको a b और c का मान निकालना है। a b और c लिखेंगे अवयवों का तुलना करने पर, और दोस्तों जैसे ही तुलना करेंगे यहां पर आएगा a माइनस बी इक्वल -1, समीकरण नंबर 1। देखिएगा 2a प्लस सी इक्वल 5, समीकरण नंबर 2। 2a माइनस बी इक्वल 0, समीकरण नंबर 3। 3c प्लस बी इक्वल 13, समीकरण नंबर 4। ए बी और सी का मान निकालना है।
बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, एक में से किसको घटाएंगे दोस्तों? 3 को। तो एक हमारे पास ये रहा a माइनस बी माइनस 1, 3 हमारे पास ये रहा 2a माइनस बी इक्वल 0। अब घटाना है, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, यहां पे माइनस, ए कट गया। a में से 2a घटाएंगे तो माइनस a आएगा, ऑलरेडी माइनस 1 बचा हुआ, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर आ गया दोस्तों 1। सिंपल भाषा में कितना आ गया? a बराबर 1। अब a बराबर जब 1 आ गया तो बाकी सारे मान तो निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे? देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो दोस्तों हमारे पास है a माइनस बी इक्वल है माइनस 1। a का मान यहां रखेंगे, 1 माइनस बी इक्वल माइनस 1, माइनस बी इक्वल हो जाएगा दोस्तों माइनस 1, और 1 इस साइड जाएगा तो माइनस 1, माइनस बी इक्वल हो जाएगा माइनस 2, माइनस से माइनस दोस्तों कट गया तो b बराबर आ गया हमारे पास ओनली 2। देख रहे हैं, अब a और b का मान आ गया। हमसे कह रहा है कि c और d का भी मान आपको निकालना है। जी बिल्कुल, c और d का भी निकालना है, सिंपल सी बात है। अगर a का मान यहां रखते हैं तो c मिलेगा, और अगर b का मान यहां रखते हैं तो भी c मिलेगा। और हमको चाहिए इसमें a, b और c और d, सॉरी यहां पे हमारे पास दोस्तों d है, और क्वेश्चन में भी यहां पे हमारे पास क्या है? d। आइए बढ़ते हैं आगे, तो लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, 2 क्या है? 2a प्लस c इक्वल 5, और यहां पर a का मान हमारे पास है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c इक्वल 5, 2 1 जा 2 प्लस c इक्वल 5, एंड c इक्वल 5 माइनस 2 एंड c इक्वल 3। दिस इज योर आंसर। c बराबर हमारे पास दोस्तों आ गया 3। उसके बाद देखना है कि d का मान कैसे निकालना है। लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से देखिएगा, समीकरण 4 हमारे पास है 3c प्लस d इक्वल 13। तो c का मान 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस d इक्वल हो जाएगा 13, 3 3 के 9 और प्लस d बराबर 13, और d बराबर आ गया 13 माइनस 9, मतलब d बराबर हमारे पास 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। आइए इसका आंसर मैच करा लेते हैं दोस्तों, बस मान रखने और आंसर आएंगे, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 3.1, क्वेश्चन नंबर 7 3.1, एक सेकेंड देख लेते हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 7, ए का आंसर आया 1, बी का आया है 2, सी का आया है 3 और डी का आया है 4। एकदम राइट आंसर दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब 7 के बाद 8 तो हमने पहले ही बता दिया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों 9, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया है कि 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 एंड 2 माइनस 3x। देखिएगा दोस्तों, फिर उसके बाद दिया है 0, फिर उसके बाद 8 y माइनस 2 एंड दिस इज 4। हमसे कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब x और y का मान सिंपल सा निकालते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा मिलता है, अगर ज्ञात करना संभव है कि नहीं। देखिएगा, लिखेंगे अवयवों का तुलना करने पर, जैसे करते हैं अवयवों का तुलना करने पर, और x और y के ही मान निकालने हमको। तो देखते हैं, यहां से अगर तुलना करिएगा दोस्तों, एक 3x प्लस 7 इक्वल 0, तो x इक्वल आएगा माइनस 7/3। ये मान तो कहीं पे मिल नहीं रहा है जी, नहीं कहीं पे नहीं है। और अगर सपोज दैट दोस्तों यहां से अगर तुलना करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 5, एंड y इक्वल हो जाएगा दोस्तों 5 और प्लस 2, और y इक्वल आएगा हमारे पास 7। आइए देखते हैं y इक्वल 7 है क्या, कहीं बिल्कुल है, y इक्वल 7 भी है। यहां से करते हैं, देखते हैं इसको तुलना करते हैं। 2 माइनस 3x इक्वल 4, तो माइनस 3x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 2, तो माइनस 3x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 2, और x इक्वल 2/3 माइनस में, 2/3 वो भी माइनस में, बिल्कुल सही। ये मान हमारे पास आ गया और y इक्वल 7 भी आ गया। दोस्तों आंसर नंबर इसमें सी हो सकता है, मैच कराते हैं 3.1, 3.1 ऑप्शन नंबर सी
सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया हुआ है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो पोजीशन के हिसाब से पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर इसमें एक्स का मान जो आ रहा है, यहाँ पे एक्स का मान कुछ और आ रहा है, यहाँ पे एक्स का मान कुछ और आ रहा है, इसलिए संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास जो होगा बी इज ए राइट आंसर, क्योंकि सभी मान सेम आने चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सभी मान अलग अलग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। 3 गुणे 3, पहले देखिए 3 गुणे 3 के कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9। तो कह रहा है उसमें से 0 या तो 1 होना चाहिए, दो अवयव हमारे पास हैं, तो 0 और 1 टोटल 2 अवयव, तो 2 के पावर लिखेंगे 9, और जब करिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुणा करिए दोस्तों। 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, दुना के 64, दुना के 128, दुना के 256, दुना के 512। दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों इसमें डी जो हमारे पास है राइट आंसर है ना। बहुत प्यार से लग गया, बहुत आसानी से लग गया। 3 गुणे 3 में कुल 9 अवयव आएंगे, और कह रहा है कि इनमें 0 या तो 1 का प्रयोग हर जगह स्थान बदल कर करना है। तो इनके कितने हमारे पास, कह रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 512 अवयवों की संख्या हो सकती है। इस तरीके से इसको हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कहना यह है कि अगर कोई इस चैनल से पहली बार जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।